एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोगों को बताया जाता है उन लोगों को बोर्ड से सफ़र करते हुए 2 दिन हो चुके होते हैं जिस आइलैंड पर उन लोगों को जाना होता है जहाँ पर कि हीरो ब्लड लाइन्स रहती हैं। जैसे सर एरिस कहती है कि तुमने तो कहा था यहाँ पर काफ़ी सारी वेव्स आती है जिससे कि हमारी शिप डूब सकती है, लेकिन ये तो लेक की तरह बिल्कुल साफ पानी लग रहा है, शांत लग रहा है। जिसके बाद रे अपने विजन से देखता है कि आखिर क्या होने वाला है आगे। तभी उन्हें देखती है कि जो रे होता है वो कहता है काफ़ी बड़ी वेव आने वाली है, हमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखना होगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये आउट ऑफ कंट्रोल रहने वाली है। तो यहाँ पर जो हमारा इन्हेंसमेंट मैजिक होगा वो भी इसको संभाल बिल्कुल भी नहीं पाएगा। एरिस कहती कि आखिर अब हम क्या करें। जिसके बाद रे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद एरिस कहती क्या। रे कहता है कि हमें उस जगह से उस वेव से भी काफ़ी तेज़ी से गुजरना होगा। जिसके बाद एरिस कहती कि मैं कंप्लीटली इस प्लान के अगेंस्ट हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम अपने मैजिक की मदद से कुछ और नहीं कर सकते हो। जिसके बाद रे कहता है कि अगर यहाँ पर मैं ओशन को फ्रीज कर दूँ तो उससे क्या है, यहाँ पर मैं ओशन को फ्रीज करने के बाद जो समुद्र उसको फ्रीज कर दूंगा, एक रास्ता बना दूंगा। वो कह रहा होता है कि मैं अपने फ्रोजन फील्ड की मदद से वहाँ पर बोट से लेके आइलैंड तक का एक रास्ता बना दूंगा जिसके ऊपर कि हम आराम से चल कर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है, अगर जो वेव होंगी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ताकतवर होंगी तो हमारा जो फ्रोजन फील्ड होगा वो आराम से टूट जाएगा। तो हमें काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर भागना होगा जिससे कि पहले वो टूट जाए। इसके बाद एरिस कह रही होती है कि लेकिन हमारी जो शिप है वो यहीं पर रह जाएगी और इसके अंदर हमारे कपड़े और ज़रूरी खाना भी है। इसके बाद सैन मैसेंजर्स कहती है हम इस प्लान के बारे में बाद में सोचेंगे। तभी अचानक से जो वेव होती है वो शिप से टकराने लग जाती है। इसके बाद सैन मैसेंजर्स कहता है कि लगता है कि हम यहाँ पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे अपनी शिप को। जिसके बाद रे कहता है कि अचानक से आखिर क्या हो गया है, मेरे को यहाँ पर कुछ करना होगा। तभी वो देखती कि रे अपनी जो मैजिक बॉल होता है उसको बनाता और कहता है कि सभी लोग कोई जो कसकर किसी चीज़ को पकड़ लो। जिसके बाद वो वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है शिप के नीचे, हल्की सी शिप ऊंचाई पे पहुंच जाती है और काफ़ी तेज आगे बढ़ती है। जिसके बाद एरिस कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रही हो। जिसके बाद रे सोच रहा होता है कि ये एग्जाम्पल काफ़ी है कि जो ये जगह थी वो मैप के अंदर यहाँ पर लोकेट बिल्कुल भी नहीं की गई थी। यहाँ पर जो वेव्स है वो हमें कैनन बॉल की तरफ फेंक सकती है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा देर तक। जिससे कि सामने की तरफ से एक और बड़ी वेव आ रही होती है उनकी तरफ। इसके बाद ये कहते हैं हमारे सामने से काफ़ी बड़ी वेव आ रही है। सेवन मैसेंजर्स कहते हैं कि आप इन चीज़ को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो देखते हैं कि जो बंदा होता है अपने स्वॉर्ड से ओरा स्वॉर्ड से उस वेव को ही काट देता है जिससे कि जो शिप होती है उसकी सेफ लैंडिंग हो जाती है। रे कह रहा होता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल हो। जिसके बाद रे और कहता है तो ठीक है अपनी आंखें वो आसपास खुली रख रहा है क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग जो आइलैंड है वो यहीं पर होगा, अगर तुम्हें कुछ भी दिखे तो मेरे को बताना है। एरिस कहती है कि यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन शिप के अंदर पानी भर रहा है। रे कहता है कि जब तक हम आइलैंड को लोकेट नहीं कर लेते तब तक जो शिप का पानी वो सारा तुम लोग बाहर फेंकते रहो। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है। रे और कहता है कि थोड़ी देर पहले जो हमने प्लान बनाया था हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले। जिसके बाद एरिस थोड़ी घबरा जाती है और कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम जो सी है उसको क्रॉस करके जाएंगे, यानी आइस के ऊपर हम लोग दौड़ के जाएंगे। जिसके बाद रे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारे पास और कोई चॉइस बिल्कुल भी नहीं है, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि सामने जो उनको आइलैंड होता है वो दिखाई देता है। इसके बाद रे कहता है तो ठीक है सभी लोग अब तैयार हो जाओ, जो मैं बर्फ़ है यहाँ पर जमाने वाला हूँ, मैं आइलैंड तक का रास्ता बनाने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो शिप से लेकर जो आइलैंड तक का रास्ता होता है एक बर्फ़ का वो बना देता है उसको सी को जमा कर। जिसके बाद हम देखते हो काफ़ी तेज़ी से उस पर से भाग रहे होते हैं और वो जो बर्फ़ होती है वो टूटती जा रही होती है और वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहे होते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जो कि हीरो वंश से ही होते हैं कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पर हम लोग खड़े क्यों है, कोई तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा घुसपैठिया। जिसको दूसरा वाला कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, वो यहाँ पर आने से पहले ही मर जाएगा। लेकिन तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो थोड़े शॉक हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं रे होता है स्प्रिंट मारते हुए आराम से आ रहा होता है काफ़ी तेज़ी से। जिसके बाद रे कहते हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। एरिस कहती है तुमने सही कहा। इसके बाद देखते हैं कि वो लोग होते हैं उनके पास आकर कहते हैं कि जो अपनी आइडेंटिटी है उसको बताओ। तभी यहाँ पर दूसरा वाला कहता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आखिर तुम लोग कहाँ से आए हो और इस तरह यहाँ पर कैसे पहुँचे। इसके बाद जो एरिस होती है वो सोच रही होती है जो इसका मान है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रे कहता है कि कॉन्टिनेंट से शिप तक का सफ़र करके हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी शिप के अंदर पानी भरने लगा था जिसके बाद हम पानी के ऊपर से भागते हुए आए हैं। जिसके बाद सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ, आगे तुम लोग यहाँ पर आए क्यों। जिसके बाद दूसरा वाला कहता है एक सेकेंड इसकी जो स्मेल है वो हमारे जैसी, ये तो हमारे में से ही एक है और मैंने कभी भी यहाँ पर किसी और को हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं देखा। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं रे को देखकर। इसके बाद वो जो रे के साथी होते हैं उसको देखते हुए कहते हैं कि आखिर जो ये पैथिक क्रिएचर्स है ये आखिर यहाँ पर क्या कर रही है और तुम्हारी जो बॉडी है वो तुम्हारी बॉडी को मैं ओशन के अंदर काट के फेंक दूंगा यहाँ पर तुम्हारी लास्ट ब्रीथ होने वाले इस आइलैंड के ऊपर। इसके बाद एरिस कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। रे कहता है कि एक्चुअली ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं यहाँ पर पर्सनल रीज़न की वजह से इनको अपने साथ लेकर आया वो। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है अगर ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो, लेकिन याद रखना कि अगर एक भी तुम्हारी गलती हुई तो कोई भी यहाँ पर तुम्हें दया बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो आइलैंड होता है उसके अंदर और जाने लग जाती है। वो लोग रे को अपने साथ लेके जा रहे थे और कह रहे होते हैं कि जो बाहर का वर्ल्ड है वो आखिर किस तरह का है।
इसके बाद दूसरे वाला बंदा कहता है कि जो हमारा विलेज है उसका नाम हिल फिट है और तुम यहाँ से उसको आराम से देख सकते हो, वो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद उनके विलेज को देखते हैं। रे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और उनका विलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और वे देखते हैं कि वहाँ पर जो एक एल्डर होती है वो आ जाती है उनकी, और कहती है कि तुम दोनों को तो यहाँ पर वॉच ड्यूटी है, उसके ऊपर होना चाहिए था ना, मैंने सही कहा ना। उन्हें देखते ही वो लोग देखते और कहते हैं एल्डर है, जिसके बाद वो कहती है कि मैंने यहाँ पर सुना है काफ़ी ज़्यादा तुम सीटियाँ बजाते हुए आ रहे थे, और ये जो यंग लड़का है वो कौन है तुम्हारे साथ। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि एक्चुअली ये जो ओशन है उसको क्रॉस करके यहाँ पर आया हुआ है, और ये हमारे में से ही एक है, और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल हमारे जैसी है। तो एल्डर कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसकी डेफिनेटली जो स्मेल है वो हमारे जैसी है। अभी ये सोच रहा होता है कि आखिर ये किस स्मेल की बात कर रही है। अब इसी के साथ वो एल्डर होती कहती है तो ठीक है, यहाँ पर जो ये यंग लड़का है इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, और तुम दोनों वापस से जो वॉच ड्यूटी है उस पर तुम्हें चले जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि लेकिन ये हमारे पास अच्छा चांस है इससे बात करने का। इसके बाद वो कहते हैं ठीक है हम लोग लेकिन जाते हैं वॉच ड्यूटी पर। वो लोग चले जाते हैं उदास होकर। तभी एल्डर रे से कहते हैं आखिर तुम्हारा नाम क्या है। रे अपना नाम रे बताता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रे, मेरा नाम हैली है। उसका नाम हैली होता है, और हम देखते हैं कि वो अपने साथ अपने घर ले आई होती है रे को। हैली रे से कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड सायन और एल है ना, मैंने सही कहा ना, तुम उनके ही बेटे हो ना। जिसके बाद रे थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद जो हेली होती है वो कह रही होती है कि मैंने फिगर आउट किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। जो पेरेंट्स है वो इस जगह को छोड़ कर चले गए थे, और जो बच्चा है उनका वो इस जगह को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने इस जगह के बारे में तुम्हें बताया नहीं था, या फिर तुम उन बच्चों में से एक हो जो कि अपनी आंखों से खुद ही इस चीज़ को देखना चाहते हो। जिसके बाद रे कहता है ये कहना काफ़ी ज़्यादा गलत होगा कि इसके बारे में मैं क्यूरियस नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये एक मेन रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि जो सारे लोग हैं उनको इस जगह से निकाल सकूँ, उनको बाहर के वर्ल्ड में लेके जा सकूँ। मैं यहाँ पर उनको लीड करूँगा, इस आइलैंड से बाहर निकालूंगा, यही मेरी योजना है। उनको एक रियल हीरो बना दूंगा। इसके बाद हेली उस पर हंसने लग जाते और कहते हैं कि एप्पल पेड़ से ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं गिरता है, सच में तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है उसकी बातों के ऊपर, और वो कहते हैं कि मेरे को माफ़ करना कि मैंने तुम्हारा जो बबल है उसको फोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर रूल्स होते हैं और हम रूल्स के हिसाब से ही जीते हैं, और हमारी जो ड्यूटी है वो गॉडेस का जो विल है उसको फॉलो करना है, और जो सोल नोवा है उस तक पहुंचना है। यही हमारे हीरो वंश का कर्तव्य है। और तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे? कोई भी तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, इसमें कोई चांस नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम जो ये आइलैंड है उसको छोड़ के चले जाओ, मेरे पर ट्रस्ट करो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसके बाद रे कहता है कि सोल नोवा का प्रोड्यूस करना, कहीं तुम वही तो नहीं कह रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। जिसके बाद वो कहती है तुमने सही कहा, यहाँ पर ड्यूअल और जो रिचुअल होते हैं वो साल में होते रहती है, और यही जो हमें सोल नोवा है उस तक करीब पहुंचा देती है। और जबकि तुम मेरे फ्रेंड के बेटे हो तो जब तक तुम चाहो यहाँ पर रह सकते हो। मैं अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्राई करूंगी तुम्हारी हेल्प करने की, ताकि तुम इस आइलैंड से बाहर निकल पाओ। जिसके बाद रे कहता है आपके पास एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हार्ट है हेली। हेली और कहते हैं कि जिन लोगों को ही पता होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है तो वो लोग वही सेम चीज़ करने की कोशिश करेंगे। एनीवेज छोड़ो इन सब बातों को, मैं उन जाकर दो लड़कों को देखती हूँ कहीं वो कुछ गिरा ना दे। अब इसी के साथ रे सोच रहा होता है कि क्या कोई भी चांस नहीं है उनके माइंड को चेंज कर देने का। बाहर से एक लड़की की आवाज़ आती है और कहती है कि क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ। रे सोच रहा होता है कोई स्पेशली मेरे से बात करना चाहता है। तभी मैं देखती रे कहते हैं आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इसको दो लड़की कहती है कि तुम वही हो ना जो कि ओशन को क्रॉस करके यहाँ पर आए हो, क्या प्लीज़ तुम मेरे को जो ये आइलैंड है उससे बाहर निकाल सकते हो। एटलीस्ट अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो मेरे को यही बता दो कि जो ओशन है उसको कैसे क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद रे कहता है ठीक है मैं बाहर आता हूँ। वो बाहर आता है तो देखता है कि वो लड़की खड़ी होती है। अब इस लड़की को हमने लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा हुआ था डुअल के दौरान। उसने अपने आप को बताया होता है, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया होता है। वो कह रही होती है मेरा नाम आसाही है, और उसने जो सारी स्टोरी होती है वो बता दी होती है कि कैसे रिचुअल के दौरान उसने अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है उसको यहाँ पर खो दिया था। और साथ ही साथ उसने ये भी रिवील करा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो कि यहाँ से इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहते हैं, जो कि काफ़ी यंग लोग हैं, और उस रिचुअल के अगेंस्ट जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट है ये सारे लोग। जिसके बाद रे के दिमाग में उसी टाइम एक आइडिया आता है, वो कहता है कि इस चीज़ को मेरे को ट्राई करना ही चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, दो लोगों को देखते हैं। उनमें से एक जो लड़का होता है कहता है कि आज के ट्रेनिंग सेशन से मैं सच में काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। इसके बाद उन दोनों के सामने एक मास्क पहने हुए बंदा आता है, असल में वो रे ही होता है, और वो जानबूझ के कह रहा होता है कि आखिर मैं क्यों जो ये कर्ज आइलैंड है उसके ऊपर पैदा हो गया। अगर बाहर की दुनिया में पैदा होता तो लाइफ मेरी कितनी ज़्यादा अच्छी होती, और मैं कोई जानवर बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जानवर नहीं है कि हम लोग काफ़ी तेज़ी से चिल्लाए। मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि हमें फोर्सफुली इस आइलैंड के ऊपर रखा जा रहा है। काश मैं अपनी लाइफ को फ्रीली जी पाता इस वर्ल्ड के अंदर। रे की बात सुनने के बाद वो दोनों कह रहे होते हैं देखो इसे, हमें लगता है कि हम इकलौते ऐसे नहीं है जो कि ऐसा सोचते हैं। तभी दूसरा क्या रहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि बाहर का जो वर्ल्ड है वो कैसा है। रे सोचता है ये वर्क कर गया, और इसके बाद यहाँ से बताया जाता है वो 2 मास्क जो 7 मैसेंजर्स होते हैं उनको भी देता है ताकि उनके साथ वो मिमिक्री कर सके।
इसी के साथ हम देखते हैं 7 मैसेंजर्स कह रहे होते हैं कि यहाँ पर सच में जो मेरी प्रीवियस लाइफ है, प्रीसियस लाइफ, वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है, बर्बाद हो रही है यहाँ पर। दूसरा वाला कहता है कि काश में बाहर का जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो इनक्रेडिबल फूड है जिसके बारे में कि सभी बात करते हैं वो खा पाता, ट्राई कर पाता। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और इस छोटे से आइलैंड पर ये बात फैलने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये रूमर्स फैल जाते हैं जब एक की बजाय 3 लोगों ने अपना नियमों के खिलाफ अवज्ञान लोगों को व्यक्त करने लगा। तो साथ ही साथ इसके बाद और जो मास्क वाले लोग थे वो यहाँ पर अपेयर होने लगे, उनके साथ यहाँ पर जुड़ते गए। अब इसी के साथ हम देखते हैं काफ़ी सारे और लोग जुड़ चुके होते हैं मास्क वाले, जो कि कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। दूसरा वाला कहता है कि मैं भी। तीसरा वाला कहता है कि मैं बाहर का वर्ल्ड देखना चाहता हूँ। और तभी हमें बताया जाता है कि इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि आइलैंड के ऊपर हो क्या रहा है। आइलैंड यहाँ पर एक ऑनलाइन मंच की तरह बन चुका था। सीन शिफ्ट होता है एक बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये नकाबपोश हमलावरों ने अजीब सी एक विचारधारा को इस आइलैंड के ऊपर फैलाने शुरू कर दिया। कब से ये शुरू कर दिया इन लोगों ने, और आखिरकार तुम लोगों ने उनसे अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, पकड़ा क्यों नहीं उन बादशाहों को। जिसके बाद सामने वाला बंदा कहता है कि जब भी हम उन्हें पकड़ने जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ वो भाग जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उन लोगों को अरेस्ट इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। हेली सोच रही होती है क्या ये काम उस यंग लड़के का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ पर बंदा होता है कहता है कि ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई मास्टर माइंड है। अगर ये चीज़ तुम लोगों से हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इस चीज़ को मैं अपने खुद से अपने आप से ही हैंडल करूँगा। और जिन लोगों ने भी इस आइलैंड के ऊपर हड़कंप मचाया उन लोगों को पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। मेरे को उन लोगों के पास लेके चलो। और ये सारे हीरोज़ का एल्डर होता है। हमें सीन शिफ्ट होता है, सभी लोग क्या होती है कि हमें जो ये आइलैंड है इसको छोड़ देना चाहिए, सभी लोग इस आइलैंड को छोड़ दो। 7 मैसेंजर्स को देखते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर खड़ी होती है और वो सोच रही होती है कि ये जो चीज़ है वो जल्दी ही एंड होने वाली है। तभी उन्हें देखते हैं उसके ऊपर एक अटैक आता है, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स से उस अटैक को आराम से डॉज कर लेती है। इसके बाद जो एल्डर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, तुम्हारी जो रिस्पॉन्स थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, वो भी इमरजेंसी के टाइम में। मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ। 7 मैसेंजर सोच रही होती है मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसने मेरे को सरप्राइज़ कर दिया था जबकि मैं यहाँ पर अपने गायब वाले मोड के अंदर थी, तभी इसने मेरे को ढूंढ लिया। एल्डर कह रहा होता है कि मेरे को देख कर लगता है कि तुम ही इस सब के पीछे हो और मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और देखती वो अटैक उसकी तरफ करता है 7 मैसेंजर की तरफ। वो सोच रही थी कि आखिर ये अटैक कहाँ से मेरे को लगने वाला है। तभी वो देखती है कि जो अटैक होता है सीधा जो उसका हाथ होता है उसके ऊपर लगता है, वहाँ पर एक कट लग जाता है। एल्डर उससे कहता है कि तुमने जो ये आइलैंड है उसका पेस को भंग किया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, तो इसलिए इस आइलैंड के ऊपर तुम्हारी ये लास्ट ब्रीद होने वाली है। उसकी तरफ अटैक बढ़ रहे होते हैं काफ़ी सारे। हम देखते हैं वहाँ पर 2 नकाब पोस्ट होते हैं वो और आ जाते हैं और एल्डर का अटैक होता है उसको डॉज कर लेते हैं। 7 मैसेंजर्स कहते हैं कि तुमने आखिर मेरी मदद क्यों करी। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है। यहाँ पर अपने मास्क पहने हुए हैं तो जो एल्डर है वो बता नहीं सकते हैं कि आखिर हम लोग कौन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस होगा इनसे फाइट बैक करने का। एल्डर कहते हैं कि तुम लोगों को मैं पकड़ कर तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सबक सिखाने वाला हूँ। और एक जो स्लैश होता है सीधा उन लोगों के ऊपर कर देते हैं अपना ऑरा स्लैश। इसके बाद सामने जो बंदे होते हैं वो उसको डॉज करता है, लेकिन सामने वाले बंदे की स्वॉर्ड ही टूट जाती है। कह रहा होता है कि एल्डर से फाइट करना ये काफ़ी ज़्यादा इजी बिल्कुल भी नहीं। दूसरे वाला उससे कहता है 7 मैसेंजर से कि जल्दी यहाँ से भागो। एल्डर कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को इसी जगह फांसी मिलेगी। और हम लोग देखते हैं कि जो एल्डर होता है वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है वो कर देता है और वो धमाका उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर रे आ जाता है और कहता है कि क्या तुम जो खुद के लोग हो उनको ही मार देना चाहते हो। और वहाँ पर आ जाता और कहता है कि मेरे जो कैंपेनियंस हैं उनको हर्ट बिल्कुल भी मत करो, ये तुम्हारे लिए फाइनल वार्निंग होने वाली है। एल्डर कहता है तो तुम हमारे में से ही एक हो, आखिर इस लेवल को रीच करने के लिए तुमने आखिर कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को तुम्हें मारना पड़ा है। रे कहता है एक भी लोगों को बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी की लाइफ लेकर स्ट्रॉन्गर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ। एल्डर कहता है कि लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है लेवल बढ़ाने के लिए। रे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब दूसरों को सेक्रीफाइस करके तुम पावरफुल बन सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एल्डर कहता है कि आखिर जो ये गद्दार का बच्चा है वो इतनी ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है उसने कैसे यहाँ पर मैनेज कर लिया, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे पा ली। जिसके बाद रे कहता है कि आगे तुम कितनी देर तक ये जो पॉइंटलेस बात यहाँ पर करने वाले हो, टाइम वेस्ट करने वाले हो, क्या तुम मेरे को अपनी जगह पर नहीं लेके जाओगे। और मेरे बारे में जानने के लिए तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, मैंने सही कहा। जिसके बाद एल्डर कहता है तो ठीक है मेरे को फॉलो करो। जिसके बाद रे कहता है 1 मिनट रुक जाओ। देखिए जो 7 मैसेंजर्स होता है उसके हाथ के ऊपर पट्टी बांधता है। 7 मैसेंजर्स कहते हैं लॉर्ड मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दो। जिसके बाद रे कहता है कि तुमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर लिया और तुम्हें पता है कि अब क्या करना है। इसके बाद वो कहती है हाँ बिल्कुल। एल्डर कहता है क्या तुम्हारा प्लान है यहाँ पर पूरी रात रहने का। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर आ चुके थे, एल्डर अपने साथ लेके आ चुका होता है उन लोगों को। और एल्डर कह रहा होता है कि अगर तुम इस अराजकता को पैदा
पैदा कर कर क्या हासिल करना चाहते हो? रे कहता है कि मैं सभी लोगों को यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ और यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिसके बाद एल्डर कहता है कि छोटे मामलों के प्रति तुम्हारा जो जुनून है वो ये दिखाता है कि तुम बड़े कारणों को समझने में काफी असमर्थ हो, यानी कि ये दिखाता है कि तुम कितने ज्यादा मूर्ख साबित होते हो यहाँ पर। तो रे कहता है कि तुम्हारा बड़ा उद्देश्य ये है कि तुम जंगली जानवरों की तरह यहाँ पर एक जगह सीमित रहना चाहते हो, अपने बुलबुले के अंदर रहना चाहते हो। असल में जो जानवर होते हैं वो भी जानते हैं कि उनको कब आजाद होना है। एल्डर उससे ये कहता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अपनी बहादुरी के ऊपर कब काबू रखना है, नहीं तो तुम्हें काफी बड़ी इसकी जो कीमत है वो चुकानी पड़ सकती है। हेली वहां पर हाथुर कहते हैं कि सभी लोग रुक जाओ, जो ये पॉइंटलेस फाइट है इससे हमें कुछ भी गेन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उन लोगों को रोक देती है और जो हेली होती है वो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस जगह से हमें यहाँ पर लेके जा सकते हो? रे कह रहा होता है कि तुम सारी चीजों को काफी ज्यादा चैलेंजिंग बना रहे हो, तो इसलिए मैं इस चीज को जरूर करूंगा और इस आइलैंड से मैं सभी लोगों को बाहर निकालूंगा। एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बास्टर कहीं के, हमारा जो भाग्य है वो गॉडेस द्वारा निर्धारित किया गया एक काफी ज्यादा पवित्र भाग है और तुम इसकी इंसल्ट कर रहे हो। रे कहता है कि भले ही एक व्यक्ति हजारों को जन्म दे लेकिन वो हजार एक ही है और एक ही सब कुछ है। जब सैकड़ों मिलकर एक हो जाते हैं और जीवन जीने के लिए जीवन बहा देते हैं, तब भी वहन किया गया जो बोझ होता है वो भारहीन होता है। तो पहले और आखिरी के अंदर आखिर अंतर क्या हुआ? अब जो ये रे की जो बात थी वो काफी ज्यादा डीप थी, तो मेरे को भी यहाँ पर समझ नहीं आया है। लेकिन हम लोग देखते कि वहां पर बाकी लोग होते खैर आखिर तुम कौन होते हो हमारे जो रास्ता उसको गलत कहने वाले? काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। रे अपनी जो डिवाइन पावर होता है उसको बाहर निकालने लग जाता है फोर्सफुली। सामने वाले बंदे कह रहे होते गॉडेस ये एनर्जी ये तो डिवाइन पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे होता है उन लोगों से कह रहा होता है कि गॉडेस गैया की इच्छा से मैं सेंट जो सारे ब्लेस्ड लोग हैं उनके लिए एक मैसेज घोषित करता हूँ कि जी ये बेकार का रिचुअल है इसको अभी के अभी बंद करें और यहाँ पर सभी लोग जो ये आइलैंड है उसको छोड़कर चले जाए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एरिस और जो सैन मैसेंजर्स होते हैं उनको देख के। सैन मैसेंजर कह रही होती है कि लेडी एरियल जो समय वो आ चुका है जिस समय के बारे में लॉर्ड रे ने हमें मेंशन किया था। एरिस कहते हैं कि मैंने सब कुछ यहाँ पर सेट कर दिया, लेकिन आखिर वो करना क्या चाहता है? वहां पर एक और सैन मैसेंजर होता है, कहता है कि लेडी एरियल अब समय आ गया है, अब हमें मूव कर देना चाहिए। ये सब सुनने और देखने के बाद जो हीरो वंश के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं एक मिनट तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अभी तुमने कहा कि तुम एक सेंट हो, मैंने सही कहा ना? और जो तुम्हारी डिवाइन पावर इस लेवल की बाहर निकल रही है तो इससे ये पता चलता है कि तुम झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो, यानी कि ये सच है। रे उन लोगों से और क्या आता है कि जो गॉड है उसने मेरे को कहा है तुम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए, अगर तुम लोग आराम से मान जाते हो तो ठीक, नहीं तो मैं अपने फोर्स का भी यहाँ पर यूज करूंगा। अब यहाँ पर जो रे होता है ये सारी बात तो उसने झूठ बोली होती है कि गॉडेस ने उसको कहा है। वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि मैं काफी ज्यादा आश्चर्य में हूँ कि जो हीरो के चीप है वो इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचेंगे। तभी जो हेली होती है रे को बताती है कि जो हीरो के जो चीप है वो हमारे लीडर है और ऐसा बड़ा डिसीजन उनके बिना हम लोग बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो रे कहते हैं कि आखिर वो है कहाँ? हेली कहती है कि उन्होंने अपने आप को पिछले 3 वर्षों से इसके अंदर बंद करके रखा हुआ है और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं खुद से बाहर ना आ जाऊं मुझे कोई भी बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा। रे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, 3 वर्षों तक मेरे को सच में यहाँ पर काफी ज्यादा जो बैड है वो फीलिंग आ रही है। तभी उन्होंने देखती कि जो रे होता है वो जो पत्थर होता है उसको काट देता है जिसके अंदर वो होते हैं। हम लोग देखते हैं कि सारे लोग कह रहे थे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? रे कह रहा होता है कि इतने ज़्यादा पागल मत बनो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि 3 सालों से उन्होंने अपने आप को इसके अंदर फ्रीज कर रखा, वो भी बिना खाना पानी के। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। हम लोग देखते हैं वो गिरे होते हैं नीचे। इसके बाद सभी लोग कह रहे होते हैं कि जो हीरोज़ की चिप हो तो कोलैप्स हो चुकी है। अभी रे सोच रहा होता है जो ये चीज़ इसके बारे में मेरे को पता है। वो लोग रे से कह रहे होते हैं तुमने ही कहा था कि तुम एक सेंट हो, तो आखिर तुम खड़े खड़े कर क्या रहे हो? जल्दी से उन्हें हील करो। हमें देखते हैं वहाँ पर एक एल्डर होता है जिसका कि नाम मेरेड होता है और वो कहता है एग्जैक्टली उनकी बॉडी को बस ऐसे ही देखते मत रहो, जल्दी से उन्हें हील करो। जिसका उधर कहते हैं 1 मिनट रुको, तुम मेरे को ऑर्डर दे रहे हो, तुम मेरे को माइग्रेन देने की कोशिश कर रहे हो। और सेंट को यहाँ पर पावरफुल बीइंग बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और तुम लोगों ने इस आइलैंड के ऊपर रहने का कंसीडर किया था, यहाँ तक कि जो डिकोनन होता है उसको भी पता होता है कि जो पेशेंट की जो सिचुएशन है उसको पहले चेक किया जाता है। और जो डिवाइन पावर है वो कोई वन शॉट मिरेकल बिल्कुल भी नहीं है। और तुम ही लोगों ने अभी मेरे को कहा था ना कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्विट कर दो, यहाँ से भाग जाओ। इसी के साथ जो हेली होती है वो आती है और कहती है रे प्लीज माफ कर दो हम लोगों को, हम लोग गलत थे। जो चीफ की हेल्थ है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल इशू है जिसकी वजह से काफी लोग चिंता में है। और तुम ही ने कहा कि हमने अपनी पूरी लाइफ को इस आइलैंड के ऊपर ही स्पेंड कर दिया है, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि जो हीलिंग है वो किस तरह वर्क करता है। इसी के साथ वो सोच रहा होता है रे कि यहाँ पर जो ये मेरे फैमिली का काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी और ऑल्सो ये जो मेरी मदर है उसकी भी रिमाइंडर देती है, मेरी मॉम की भी याद दिला देती है।
तो इसलिए वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर जो चीप है उनको ठीक कर दूंगा। इसके बाद रे उनको हाथ लगाता है और कहता है यहाँ पर जो इनका माना लोड है उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके साथ रे कहता है कि मेरे को पता चल गया, मैं इनको हील कर पाऊंगा। जिसके बाद वो कहती है क्या सच में? इसके बाद वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है ताकि कोई मेरे को अप्रोच बिल्कुल भी ना कर सके, और बाकी सभी जितने लोग हैं यहाँ से जल्दी चले जाओ, एटलीस्ट 1-2 दिन तक तो यहाँ पर आना ही मत। तो मेरिट कहता है कि आखिर तुम क्या ये नॉनसेंस वाली बात कह रहे हो, मैं यहाँ पर रहकर जो पूरा प्रोसेस है उसको एग्जॉर्ब करने वाला हूँ। तभी वो लोग देखती है कि जो हेली होती है कहती है जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और देखती है जो मेरिट होता है वहाँ से जा रहा होता है, क्या होता है जल्दी से इन्हें ठीक कर दे रहा। तभी रे हेली से कहता है कि मेरे को एक प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को टच तुम बिल्कुल भी नहीं करोगी। अगर तुम नहीं चाहती हो कि हम तीनों मारे जाए तो प्लीज़ मेरे को टच बिल्कुल भी मत करना, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, बाकी के जो हीरोज़ होते हैं उनको देखते हैं मेरिट को। इसके बाद एक बंदा कह रहा होता है कि हमें पता है कि वो सेंट है, लेकिन हम किसी आउटसाइडर के हाथों में अपने जो चीप हीरोज़ के चीप है उनकी यहाँ पर जान को रिस्क पर नहीं रख सकते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि कहती है एल्डर हेली वहाँ पर है तो हमें ज़्यादा चिंता करने की उनकी ज़रूरत नहीं है। तभी जो मेरिट होता कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद जाकर वहाँ पर अपने आप से उनको चेक करूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रे कह रहा होता है कि जो इनका माना लोड है वो पूरी तरीके से विकृत हो चुका है, पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा चुका है, लेकिन मैं इसको फिक्स कर दूँ, तुम मेरे पर बस भरोसा रखो। और मैं देखते हैं रे अपना जो प्रोसीजर होता है उनको ठीक करने का, माना लोड को ठीक करने का, वो करने लग जाता है। इधर हेली सोच रही होती है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि जो चीप की एनर्जी है वो थोड़ी थोड़ी वापस आते मेरे को महसूस हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बिलीव करना, लेकिन क्या ये जो माना लोड है उसको ठीक कर सकता है, इसके पास काफ़ी इनक्रेडिबल स्किल है। तभी ना देखते हैं मेरिट वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि चीप की मेरे को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जिसके बाद हेली कहती है कि सेंट के अकॉर्डिंग जो इनका माना लोड है वो पूरी तरीके से विकृत हो चुका है। इसके बाद मेरिट चिल्लाकर कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जिसके बाद हेली कहती है कि तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो सेंट है उनको फोकस की ज़रूरत है ताकि वो चीप को हील कर सके। मेरिट कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जो इनका माना लोड है वो विकृत हो चुका है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये चीज़ इसको एल्डर के साथ पहले डिस्कस हमें कर लेना चाहिए था। तुम कैसी थॉटलेस एल्डर बन चुकी हो, बिल्कुल एक साइड हट जाओ। अब यहाँ पर जो ये चीज़ है वो एल्डर ऑफ काउंसिल वो इस चीज़ को टेक ओवर करती है, हेली उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देखते हैं कि जो मेरिट होता है रे को हाथ लगा देता है, उसको सारा फोकस तोड़ देता है। इससे कि रे को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, उसको मुंह से ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अब हेली कह रही होती है रे तुम ठीक तो हो ना। अब इसी के साथ हमें बताया जाता है कि डायरेक्टली माना इन्फ्यूज़ करना चीप की जो विकृत हो चुके माना लोड के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग टास्क होता है और इसके अंदर काफ़ी इंटेंस फोकस की ज़रूरत होती है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बाहरी इंटरफेरेंस की वजह से जो रे का फोकस था वो टूट गया। इसकी वजह यहाँ पर चीप और जो रे दोनों को इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ और हम लोग देखते हैं चीप के नाक और मुंह से काफ़ी ब्लड बाहर आता है। तभी जो रे सोच रहे होते हैं ऑलरेडी जो इनकी ट्रीटमेंट थी वो ख़त्म होने ही वाली थी, वो दोबारा से करने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो मेरिट होता है वो सोच रहा होता है इसने हमारा जो क्लैन था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ये चांस मैं बिल्कुल भी खो नहीं सकता इसको मारने का। इस टाइम पे काफ़ी कमज़ोर है। अब देखती कि वो जो तलवार होता है रे के हार पार कर देता है। अब जो हेली होती है देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है वो, और इधर ये होता है उसकी हालत और भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, रे जो एरिस होता है उससे कह रहा होता है कि अभी तुम्हें पीछे रहना हो, बस रिलैक्स करना है और 2 दिनों के बाद तुम्हें मुझे ढूंढना ही स्टार्ट करना है, जब अपना जो डिवाइन पावर है जब मैं उसको रिलीज़ करूँ। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं हम लोग एरिस को देखते हैं जो कह रही होती है रे की जो डिवाइन पावर है वो रुक चुकी है। सेवन मैसेंजर कहता है कि हमें जल्दी चलना होगा। हम लोग देखते हैं हीरो वंस का वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कहता है कि तुम सेंट्रल विलेज के अंदर आखिर क्या करो, क्या तुम्हें मरना है? वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। एरिस कह रही होती है कि ये एक स्वॉर्ड मास्टर है और एक्सपेक्टेड है इसके पास हाई कैलिबर भी है। जिसके बाद सेवन मैसेंजर कहता है कि लेडी एरियल यहाँ से आप भाग जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। तो हम लोग देखती है कि जो असाई होती है वो वहाँ पर आ जाती है और जो पर्सन होता है उसको यहाँ पर रोक देती है और वो पर्सन कह रहा होता है कि असाई आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता है ना कि तुम जो सेंट्रल सिस्टम है उसको चैलेंज कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि इसका तुम्हें क्या अंजाम चुकाना पड़ सकता है। जिसके बाद असाई कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग ये रिचुअल है उसके अंदर सेक्रीफाइस हुए थे हम लोग उन्हें कैरी करते हैं। और वो एरिस से कहते हैं जल्दी से यहाँ से तुम दोनों भाग जाओ। जिसके बाद सेवन मैसेंजर कह रहा है लेडी आप मेरे पीछे ही रहना। इसके बाद वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग मेरिट को देखते हैं जो ये कह रहा होता है कि हमारे चीफ की जो लाइफ थी उसको तुमने कैसे जो गद्दार का बच्चा है उसके हाथों में सौंप दिया, जबकि वो हमारे हीरो वंश का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये सारी चीज़ें है उसको जो सेंट्रल कोर्ट है उसके अंदर मैं इमीडिएटली लेके जाऊंगा। जिसके बाद हेली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि बस तुम्हारा बहुत हो गया। और हम लोग देखते हैं अपनी स्वॉर्ड से सीधा मेरिट के ऊपर अटैक कर दिया। मेरिट उसको डॉज करते हुए सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, आखिर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो गई, मेरे को यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए क्या। तभी वहाँ पर एरिस और सेवन मैसेंजर आ जाते हैं। अब मेरिट सोच रहा होता है क्या ये रे के जो कैंपेनियंस है वो है क्या। तभी हम लोग देखते हैं वो सामने की तरफ देखते हैं जो रे होता है वो अनकॉन्शियस पड़ा होता है, काफ़ी ब्लड बाहर आ रहा होता है।
एरिस यहाँ पे हेली से कहती है कि आखिर इसको कितनी देर हो चुकी है इस तरह हुए, जिसके बाद वो कहती है कि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं शायद, जिसके बाद वो कह रही होती है कि अभी ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं। हम लोग देखते हैं अपनी डिवाइन पावर वो निकालती है रे को हील करने के लिए। हेली सोच रही होती है जो डिवाइन पावर की वेव है, मेरे को लग रहा है कि जो ऑर्डिनरी सेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है ये, और हम देखते हैं वो रिस्टोरेक्शन का यूज़ करती है, जिससे कि जो रे होता है वो वापस से ठीक हो जाता है। हम लोग देखते हैं वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल रहा होता है। एरिस उससे कहती है क्या मैं लेट थी, जिसके बाद रे कहता है कि तुम यहाँ पर जस्ट टाइम पे थी, और वो हंसने लग जाता है। और हेली से कहता है कि आखिर वो बादशाह का है जिसने कि मेरे को मारा था, जिसके बाद हेली कहती है कि तुम्हारे जब दोस्त यहाँ पर आ गए तो वो यहाँ से स्किप कर गया, और मेरे को माफ़ कर देना कि मैं उससे अटैक करने से बिल्कुल रोक नहीं पाई। रे कहते हैं कि कोई बात नहीं, किसी ने भी देखा ही था कि उसका अटैक आने वाला, वो अनएक्सपेक्टेबल था। इसके बाद वो और कहते हैं कि मैं उससे बाद में डील करूंगा, उसको तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मेरे को जो चीफ है उनको देखना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जो चीफ के मुंह पर थप्पड़ मारने लग जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर आपको उठने का टाइम हो चुका है, और वो बार बार उनके फेस के ऊपर थप्पड़ मार रहा होता है ताकि वो उनको उठा सके। हेली कहती कि रे रुक जाओ, तो लगता है कि जो चीफ है वो उठ रही है। तो मैं देखती हूँ जो चीप होते हैं उठते उनका मुंह सूजा हुआ होता है, और वो कहते हैं क्या हेली ये तुम हो, क्या किसी ने जो मेरा माना लोड था उसको रीसेट कर दिया है। हेली कहती है कि प्लीज़ मेरे को अलाउ कीजिए, ये सेंट रे है, इन्होंने ही आपका जो माना था उसको रीसेट कर दिया है। इसके बाद वो कहते हैं क्या तुम वही हो जिसने कि मेरे को बचाया है। इसके बाद रे कहते हैं हाँ, और यहाँ पर जो आपका माना लोड था उसको मैंने थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया है। माना को कंट्रोल करना आप जैसे लोग तो इसको आसानी से कर सकते हो, तो आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। तभी जो चीप होते हैं उनका नाम डोरिन होता है, और वो कहते हैं कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है वेस्ट करने का। हेली क्या तुम जो एल्डर की काउंसिल है उसको असेंबल कर सकती हो मेरे लिए। जिसके बाद वो कहती है आखिर क्यों। डोरिन कहते हैं कि जो रीज़न था यहाँ पर आने का इस जगह पर वो ये नहीं था कि मैं अकेले ट्रेन करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कहती है हेली कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैंने सेंस किया था जो मैजिक सर्कल है वो कोलैप्स कर गया है। इसके बाद हेली कहती है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि मैजिक सर्कल है वो कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि ये क्रिएट किया गया था एंसेंट मैजिक की मदद से हमारे एंसेस्टर द्वारा, ये कैसे पॉसिबल है। इसके बाद डोरिन कहती है तुम्हारी तरह मैं भी काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ था। जब मैं इस जगह पर जांच करने के लिए आया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो माना सर्कल है वो पूरी तरीके से डिसरिप्टेड है और वो डैमेज हो चुका है बाहरी फोर्स की मदद से। तो इसलिए मैंने क्विक एक्ट किया, मैंने सोचा कि किसी के नोटिस करने से पहले ही मैं इसको रिस्टोर कर दूंगा। इसलिए मैंने जो ये एक्सक्यूज़ था बनाया था कि मैं यहाँ पर अकेले ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन तभी जो मेरा माना लोड था वो मैजिक सर्कल के साथ फिक्स हो गया, और अनफेमिलियर जो फोर्स थी वो मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर आने लगी, और मेरे को ऐसा फील हो रहा था एक्सट्रीमली डार्क और सेनिस्टर। जिसके बाद रे सोच रहा होता है एक्सट्रीमली डार्क और सेनिस्टर, अब ये मेरे को बिल्कुल भी मत कहना। इसके बाद तो काफ़ी शौक होता है। असल में जो डोरिन थे इसके अंदर ट्रैप हो गए थे, तो उनके काफ़ी ज़्यादा जो विजन था वो आया था कि यहाँ पर जो ये आइलैंड है वो पूरी तरीके से वेव से डूब जाएगा। इसके बाद रे उनसे कहता है कि आखिर कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा टेरिफाइंग कर सकता है। जिसके बाद डोरिन कहती है ये काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ है वो काफ़ी सस्पिशियस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें जल्दी से जो ये आइलैंड है इससे सभी लोगों को निकालना होगा, इस आइलैंड को हमें छोड़ना होगा। यहाँ से मेरठ को देखते हैं जो ये कह रहा होता है कि यहाँ पर वो जो बच्चा था उसके पास काफ़ी इनक्रेडिबल पावर थी, उसने पोजेस कर रखी थी, लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने उसे ख़त्म कर दिया इससे पहले कि वो हमारे आइलैंड के लिए कोई खतरा बन सके। लेकिन मैंने हेली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, लेकिन मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जो बाकी के जो दूसरे एल्डर्स है उनको मेरे को जल्दी से कन्वेंस करना होगा। तभी उन्हें देखते उसकी बॉडी के अंदर अजीब सी यहाँ पर डिवाइन पावर आने लग जाती है। जिसके बाद वो कहता है ये पावर तो उसी की है। फाइनली यहाँ पर मैंने जो उसकी पावर थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो वो यंग लड़का था जिसको कि अभी मैंने मारा था, ये रे की बात कर रहा होता है, और देखते उसके अंदर काफ़ी सारी डिवाइन पावर आ चुकी होती है। इसके बाद वो कह रहा होता है कि ये जो ट्रू पावर है जो गॉड ने मेरे को ब्लेस कर दिया है सच में, और जो इस पावर के साथ मेरे सामने कोई भी बिल्कुल नहीं टिक सकता है, मेरे अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता है। और यहाँ पर मैं जो दूसरे कोई पावर्स है उनको भी यहाँ पर अपना बना लूँगा, कंज्यूम कर लूँगा, जिससे कि मैं सोल नोआ बन पाऊँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, 4 दिनों बाद का सीन देखते हैं। अभी सभी लोग नाव बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि आइलैंड से बाहर निकल सके। वो कह रहे होते हैं सेंट्री क्या आप यहाँ पर आके इसे चेक करेंगे, क्या आप इसे यहाँ पर देख सकते हो। जिसके बाद रे काफ़ी परेशान हो जाता है और कह रहा होता है कि सभी लोग रुक जाओ, मैं तुम्हारे पास एक एक करके ज़रूर आऊँगा, प्लीज़ पेशेंस रखो, रुक जाओ। तभी हमें यहाँ से बताया जाता है अब 4 दिन बीत चुके होते हैं, डोरिन को ठीक हुए, और उन दोनों के जो अनएक्सपेक्टेबल रियलाइज़ उनको हुआ कि दोनों के जो रास्ते वो बिल्कुल सेम हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्लैन की जो रीलोकेशन थी वो उसके लीडरशिप के अंदर हुई, यानी दूसरी जगह पर क्लैन को बसाना। और यहाँ पर उनका जो फर्स्ट स्टेप था वो था एक नाव को बिल्ड करना, जबकि वो जानते थे कि ये जो मैसिव वेव है ऑर्डिनरी जो यहाँ पर बोर्ड है उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकती है, डिफेंसिव स्पिल है वो भी उसके सामने नहीं टिक सकती है। तो इसीलिए उन लोगों ने सारे जो आइलैंड की जितनी भी चीज़ें थी और जितने भी ह्यूमन से सभी मटेरियल्स को यहाँ पर इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, सभी को काम पे लगा दिया ताकि जो एक बोर्ड है उसको प्रोड्यूस करा जा सके। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनके साथ नहीं जाना चाहते थे, जो कुछ ट्रेडिशनल एल्डर थे उन्होंने डिक्लेयर किया चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आइलैंड डूब ही क्यों ना
जाए वो लोग यहीं पर रहेंगे और वो लोग उस सेंट की गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे जो कि गिया है उसको सर्व करता है, चाहे वो दोनों गॉडेस सिस्टर ही क्यों ना हो, प्रयास और गिया दोनों गॉडेस सिस्टर ही क्यों ना हो। और उन लोगों ने अपने जो पतन था उसको स्वीकार कर लिया एज अ गॉडेस की यहाँ पर इच्छा मानते हुए उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया। अब हम लोग देखते हैं एरिस वहां पर आते कहते हैं कि वो यहाँ पर जो ये नाव है वो बनकर तैयार हो चुकी है, काफी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। हम लोग उस शिप को देखते हैं जो कि अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है। रे कहता है कि 2 दिन बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एरिस कहती है ठीक है। इसके बाद एरिस कहती है कि क्या मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम उन लोगों को यहीं छोड़ दोगे जो ये कह रही हैं कि वो यहीं पर रहना चाहते हैं। इसके बाद रे कह रहा होता है कि जो हीरोज़ की चीफ है डोरिन, वो सभी लोगों को मनाने के लिए गए हैं, लेकिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसके बाद एरिस कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर उन लोगों ने अपनी डेथ को स्वीकार कर लिया तो क्यों ना हम उन्हें यहीं छोड़ दें और हम लोग यहाँ से निकल जाए। इसके बाद रे कहता है कि तुम सेंट होने के बाद ऐसा कैसे सपोज कर सकती हो। तभी यहाँ पर जो आइलैंड होता है उसको थोड़ा शेक होने की आवाज आती है, आइलैंड को हिलने की। एरिस कहती है अचानक से क्या हुआ। रे कहता है लगता है कि आइलैंड का जो माना है वो डिसस्टेबलाइज हो चुका है, क्या मैजिक सर्कल कोलैप्स हो चुका है। लेकिन अचानक से ये कैसे, मेरे को यहाँ पर जाकर जो कोर होगा मैजिक सर्कल का जो कोर है उसको जल्दी से चेक करना होगा। वो वहाँ से निकल पड़ता है, इधर से सीन शिफ्ट होता है। जो मैजिक सर्कल का कोर होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब यहाँ पे हीरोज़ के जो चीफ डोरिन ने ये कर दिया होता है। इसको सामने वाले लोग कह रहे होते हैं कि ये हमारे ग्रेट हीरोज़ की लेगेसी थी, आखिर ये आपने क्या कर दिया। इसके बाद वो कहते हैं कि क्या ये चीज़ तुम्हारा मन बदल सकती है। इसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये आपने क्या किया, ये हमें जो प्रयास के द्वारा दिया गया था उन ब्लेस्ड लोगों को, आखिर आपको पता है कि आपने इसको तोड़ दिया तो आखिर इसका क्या हो सकता है अंजाम, क्या आप पागल हो चुके हैं। इसके बाद जो डोरिन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो मैजिक सर्कल था यानी जो ये कोर था वो ऑलरेडी 3 सालों में डैमेज हो चुका था और ये बस किस्मत थी कि यहाँ पर जो आइलैंड है ये डूबेगा। जिसका वो कह रहे होते हैं आपका कहने का क्या मतलब है कि जो कोर डैमेज हो चुका था। इसके बाद वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली यही एक रीज़न था, मैं भी काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें साथ में मिलकर जो ये आइलैंड है उसको जल्दी से छोड़ना होगा, नहीं तो जो आइलैंड है वो डूब जाएगा। तभी वो देखते हैं कि जो मेरेड होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि जो चीप डोरिन है, जो गद्दार गैया का सेंट है, उसके साथ हाथ मिला लिया है। इसके बाद वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही किया, मेरा रे के साथ हाथ मिलाया। जिसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, जो बाकी के वहाँ लोग होते हैं एल्डर्स काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। डोरिन कह रहा होता है कि इसी वजह से इस गद्दार ने जो मैजिक सर्कल था उसको डिस्ट्रॉय किया, यही इसका प्लान था। और तुम्हें क्या लगता है कि सभी लोग यहाँ पर डूब जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मैजिक सर्कल इसीलिए डिस्ट्रॉय किया गया है, मैजिक कोर था और इसका जो एमिंग थी वो पूरे टाइम से यही एमिंग थी। इसके बाद वो कह रहे होते हैं, डोरिन कह रहे होते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो जो हम पहले से मिले थे। मेरिट कहता है सबसे पहले थैंक्स तो मैं उस सेंट को करना चाहूँगा जिसकी वजह से मेरे को ये पावर मिली, उसको मारने के बाद ये मैंने पावर्स को एब्जॉर्ब किया है। लेकिन मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता है कि आखिर उसने कैसे दोबारा जो अपनी ज़िंदगी है उसको प्राप्त कर दिया, लाइफ में आने में वो मैनेज कर पाया। ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, मैं सिंपली उसको दोबारा से बाहर फेंक दूंगा और उसकी जो पावर्स होगी उसको कंज्यूम करके दोबारा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और ज़्यादा। हम लोग देखते हैं कि डोरिन अपनी पावर रिलीज करने लग जाते हैं उससे फाइट करने के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रे बाहर आ जाता है। रे सोच रहा होता है कि डोरिन ने अब तक जो एल्डर्स होंगे उनको मना लिया होगा, लेकिन वो धमाका देखते वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से यहाँ पर भागता है, डोर को ओपन करता है तो वो सामने देखता है कि जो मेरेड होता है वो खड़ा होता है ओरा सोर्ड के साथ। उसने सारे एल्डर्स को मार दिया होता है और सारे लोगों को, और वो कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हें ही देखने के लिए आ रहा था, लेकिन तुम तो सिंपली जो मेरी गोदी थी उसके अंदर आकर गिर चुके हो। रे उसके बालों का कलर देख के काफ़ी सरप्राइज हो जाए। वो कह रहा होता है कि इसके बालों का कलर मेरेड कहता है तो अच्छा तुम्हें रियलाइज हो गया, अब तुम्हारे पास काफ़ी इनक्रेडिबल पावर थी। रे देखता है कि उसके हाथ में जो सॉर्ड हो रहा होता है वो कह रहा होता है कि तो सॉर्ड हो रहा मेरा ही है। अब देखते हैं कि जो डोरिन होता है उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि सेंट रही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है तो यहाँ से चले जाओ। रे सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो गॉड के ब्लेसिंग एबिलिटी ट्रांसफर, अब ये मत कहना कि वो यहाँ पर वर्क कर चुके इस मूवमेंट पर। रे डोरिन से कहता है कि यार यहाँ पर हुआ क्या था। डोरिन कहते हैं कि मैंने जो मैजिक सर्कल था उसको तोड़ दिया ताकि एल्डर्स के खिलाफ मैं जीत सकूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरिट था वो आ गया, उसने मेरे को झूठा साबित कर दिया, जिससे कि जो सारे एल्डर्स थे वो मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे आए। मेरे को झूठा समझ लिया उन लोगों ने और इसी की बात का फ़ायदा उठाते हुए जो मेरिट थे उस सभी लोगों को एलिमिनेट कर दे, इस चांस का फ़ायदा उठा कर। जिसका मेरिट कह रहा होता है कि तुम सभी लोग अब जो सेम प्रॉब्लम उसको फेस करने वाले हो। इसके बाद ये सामने आ जाता और कहता है कि मेरिट तुम्हारा जो यहाँ पर माना लोड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, तुम्हारा आखिर प्लान क्या है। जिसका वो कहता है कि मेरा प्लान है कि यहाँ पर जितने भी आइलैंड के सभी लोग उनके पावर्स को एब्जॉर्ब कर लूँगा और साथ ही जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो कि बॉल विलेज के अंदर है उनको भी यहाँ पर मार दूंगा, उनकी पावर एब्जॉर्ब कर लूंगा और एक सोल नोवा बन जाऊंगा। जिसके बाद ये सोच रहा होता है इसको जो बिलो विलेज है इसके बारे में पता है, लगता है कि जो एबिलिटी ट्रांसफर है उससे मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ मेमोरी भी ट्रांसफर हो चुकी है। अब ये सोचता है कि यानी अब ये मेरे को ये मत कहना कि, जिसके बाद ये कहता है कि क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या जो स्पाइनल एनेस्थीसिया उसके बारे में तुम जानते हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है।
इसके बाद जो डोरिन होता है अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर ये चीज़ क्या है? 1 मिनट, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया आखिर ये है क्या? उसको पता नहीं होता है। रे तभी आता है, उसका जो गला होता है वो पकड़ लेता है और वो यहाँ पे कह रहा होता है मेरे को कुछ चेक करना है। अपना माना प्रेशर ठूँसने लग जाता है उसके अंदर। डोरिन क्या है, वो कह रहा होता है मेरिट की आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो? अब ये मेरे को मत कहना है। जिसके बाद रे कहता है कि हाँ, इसे में जो माना प्रेशर है वो क्या था, वो माना प्रेशर उसके अंदर डालने लग जाता है, जिसकी उसकी बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। बड़ा सा यहाँ पर रोशनी दिखाई देता है हमें। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो मेरिट की सारी पावर्स होती है वो उसके रे के अंदर जा रही है। ये सोच रहा होता है कि जो ब्लेसिंग है, एबिलिटी ट्रांसफर हो, मेरे ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। इसके बाद जो सारी मेमोरीज होती है डोरेन की उसको आ जाती है। इसके बाद वो कहते हैं 1 मिनट, यहाँ पर जो चीफ हीरोज़ के जो चीफ है उनके प्रति जो ये मेमोरी थी वो आखिर क्या था? अब इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।